हाँ तो भाई सबसे पहले सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपनी अपनी कॉपी पेन निकालो और हो जाओ शुरुआत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। तो 12th में 12 की क्लास चल रही थी हमारी। क्लास 12th का पार्ट चल रहा था सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर चला रखा था? सॉल्यूशन। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। कुछ भी कमी है या कुछ भी तुम्हें जो भी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कोई भी चीज़ तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, रह गई है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो हम उसको कमेंट उठा के और तुम्हें थोड़ा सा उसके बारे में बता भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते रहो, अच्छे पढ़ते रहो। लक्ष्य का ध्यान रखना है तुम्हें। जितना फोकस तुम अपने लक्ष्य पे करेंगे, अपने उस पर करेंगे क्लियर, जितना पढ़ेंगे उसी चीज़ में उतनी क्लियरिटी आती चली जाएगी। हाँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि दिमाग से थोड़ा निकल जाता है, इसलिए केमिस्ट्री को बेवफा बोला जाता है। वो दिमाग से थोड़ी निकल जाती, तो इसके लिए एक ही चीज़ करें कि इसको हर 2-3 दिन में उसको रिवाइज धीरे धीरे करते रहें। हर बार मतलब सप्ताह भर में लगभग 2 बार नंबर आ जाना चाहिए केमिस्ट्री का, जब तो तुम याद कर पाएंगे। वरना फिर तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि सर ने क्या पढ़ा दिया और क्या हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे नोट्स बनाए, क्या हुआ। तो इसलिए मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही धीरे धीरे चलते रहें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन चल रहे थे बिलियन चैप्टर चल रहा था हमारा। ठीक है, बिलियन में चल रही थी गैसों की विलेयता। गैसों की विलेयता के बारे में बता रहा था। किसके बारे में बता रहा था? गैसों की विलेयता। तो तुम्हारे जो सिलेबस में जो विलायक है वो तो द्रव ही लेके चलना है। विलायक क्या लेके चलना है? द्रव ही लेके चलना है। और विलेय में पहले ठोस ले लिया हमने और फिर गैस ले रहे हैं। अब ठोस में मैंने बताया था कि 2 तरह के विलायक होते हैं, एक ध्रुवीय विलायक होता है, एक अध्रुवीय विलायक होता है। एक पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो आयनिक ठोस होते हैं, वो तो पोलर सॉल्वेंट मतलब ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। और जो अनायनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे सहसंयोजी ठोस हैं या फिर पेट्रोलियम पदार्थ हैं या कुछ भी है, वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। तो ये वाली बात मैंने कल बताई थी। एक चीज़ और बताई थी मैंने, ली सेटेलियर का नियम बताया था। उस ली सेटेलियर का जो नियम था उसमें बताया था कि यदि तुम विलायक में किसी को घोल रही हैं और घोलते वक्त ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब है टेम्परेचर का घट जाना। अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसमें हो रही है तो क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया भी बढ़ेगी और ठोसों की जो विलेयता है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात मैंने बताई थी, यदि अभिक्रिया कौन सी हो? ऊष्माक्षेपी हो, मतलब एक्सोथर्मिक हो। तो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया हो तो उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर को तुम भी बढ़ा के चल रहे हो और अभिक्रिया से भी बढ़ रहा है, तो दोनों ही स्टेज पे जाके ताप बढ़ाने पर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऊष्माक्षेपी में तो विलेयता घटती है और ऊष्माशोषी में विलेयता बढ़ती है। ये ली सेटेलियर का नियम वहां भी काम आया था, ठोसों में भी, और यहां गैसों में भी काम आएगा। ठीक है, चलो अब आगे। तो गैसों की विलेयता के बारे में बात कर रहे थे। तो जो ज्यादातर गैसें हैं वो 2 तरह के विलायक हैं तुम्हारे पास, एक ध्रुवीय विलायक, एक अध्रुवीय विलायक। तो जो दोनों तरह के जो विलायक हैं, अब गैसें भी 2 तरह की होती हैं, एक तो आयनिक गैसें होती हैं और एक सहसंयोजी गैसें होती हैं। आयनिक गैसों का मतलब आयन बनते हैं, सहसंयोजी गैसों का मतलब क्या होता है? सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पढ़ी है तुमने, कौन सी गैस पढ़ी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कैसी गैस है? सहसंयोजी गैस है। क्यों? क्योंकि इसमें आयन नहीं बनते हैं और सहसंयोजक बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड। और ऐसे ही ऑक्सीजन गैस भी कैसी है? सहसंयोजी गैस है। तो ये जितने भी हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। ठीक है, यही बात लिखनी है सेम टू सेम इस जगह पे भी। कैसे लिखेंगे? अधिकतर गैसें
गैसें जल जैसे विलायकों, जल जैसे विलायकों का मतलब ध्रुवीय विलायक, जल जैसे विलायकों के साथ कम या अधिक मात्रा में, या तो कम मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में घुलनशील होती हैं। ये बात कल भी बताई थी मैंने, उस दिन ही बताई थी जिस दिन ये क्लास ली थी। घुलनशील होती हैं तथा वास्तविक विलयन बनाती हैं। कैसा विलयन बनाती हैं? वास्तविक विलयन बनाती हैं, रियल सॉल्यूशन बनाती हैं। कैसे? जैसे आयनिक गैस है तो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होगी, और अनायनिक गैस है तो वो अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होगी। जैसे HCl गैस कैसी है? ध्रुवीय, वो है आयनिक गैस है ये, ठीक है। HCl गैस ध्रुवीय विलायक जल में अधिक घुलनशील होती है, अधिक घुलनशील होती है। किसकी अपेक्षा? बेंजीन की अपेक्षा। बेंजीन की अपेक्षा अधिक घुलनशील होती है। क्यों घुलनशील होती है? पहले भी रीजन बताया था, अब भी रीजन बता रहा हूं। क्योंकि जो HCl है वो आयनिक गैस है। कौन कौन से आयन है? एक तो H+ आयन है, एक Cl- आयन है। एक H+ आयन है, एक Cl- आयन है। तो आयनिक गैस ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होगी और अनायनिक गैस अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होगी, ठीक है। एक बात, अब बात करते हैं अवशोषण गुणांक की। अवशोषण गुणांक की, अब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट या अब्जॉर्बेंट कोएफिशिएंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में से। अब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इकाई आयतन है, मतलब पानी का या विलायक का इकाई आयतन में घुली हुई गैसों के आयतन, गैसों का भी आयतन हो सकते हैं, मात्रा ले सकते हैं। पानी के या किसी विलायक के इकाई आयतन में घुलनशील गैसों की मात्रा या आयतन उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। सीख गए? लिखो, किसी विलायक ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय भी हो सकता है। किसी विलायक में के इकाई आयतन मतलब 1 सेमी क्यूब में अधिकतम घुलनशील गैस की मात्रा या आयतन, गैस की मात्रा या आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक कहलाता है। दोबारा सुन लो, जैसे तुमने 1 लीटर इकाई आयतन मतलब 1 लीटर पानी ले लिया, ये भी ले सकते, लेकिन तुम तो इकाई आयतन की जगह 1 लीटर पानी लेके चलो, ठीक है। अब 1 लीटर तुमने कोई भी मापन ले रखा, मापन की इकाई कितनी ले रखी है? 1 लीटर। तुम्हारे लिए सबसे छोटा जो मात्रक है पानी का वो 1 लीटर है इस वाली स्टेज पे, ठीक है। 1 लीटर पानी में जितनी तुम गैसें घोल सकते हैं,
मतलब जितनी तुम गैस की मात्रा घोली जा सकती है 1 लीटर पानी में। तो सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन होगी? आयनिक गैसें होंगी। तो आयनिक गैसों की मात्रा जितनी ज़्यादा उसमें घुलनशील होगी वो ही उसका क्या हो जाएगा? अवशोषण गुणांक हो जाएगा। और अवशोषण गुणांक के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी गैस कितनी घुलनशील है और कितनी कम घुलनशील है, कितनी ज़्यादा घुलनशील है। ठीक है, तो अवशोषण गुणांक का घटता क्रम, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई, अवशोषण गुणांक का घटता क्रम। यही लाइन ऊपर लिख देना, लिखना चाहें तो NH3 ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन SO2 ग्रेटर देन H2S, सल्फर डाई हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन N2, इतनी गैस बातें। मतलब सबसे ज़्यादा घुलनशील NH3 है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर लास्ट में ये है। मतलब ये इन गैसों का घटता हुआ क्रम है। अब तुम्हें दो गैसें दे दे, एक तो ये गैस दे दे और एक ये गैस दे दे, और तुमसे पूछ ले कि कौन सी गैस की का अवशोषण गुणांक ज़्यादा है, एक बात, या फिर कौन सी गैस अधिक घुलनशील होगी। तो तुम्हें अगर ये थोड़ा सा क्रम याद है तो तुम बता सकते हैं कि किसका अवशोषण गुणांक ज़्यादा है? NH3 का। तो सबसे ज़्यादा घुलनशील भी कौन होगी? NH3, फिर HCl, फिर SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। ऐसे ही ये घुलनशील होंगी। दूसरी बात, जो N2O2 हैं वो अल्कोहल में ज्यादा घुलनशील होती हैं। किसमें घुलनशील होती हैं? अल्कोहल में अधिक घुलनशील होती है। अल्कोहल में अधिक घुलनशील होती है। ये कौन सा अल्कोहल है? एथिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? एथिल अल्कोहल। सेम ऐसे ही अब ब्लड की बात करें, खून की बात करें, तो खून में जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। निकालते कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक बात, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है तो हीमोग्लोबिन जो है, कौन सा वर्णक? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, मतलब हीमोग्लोबिन के जो Fe आयन है वो जुड़ेगा ऑक्सीजन से, और एक Fe आयन लगभग 4 अणुओं को का ट्रांसफर कर देता है। तो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेके जा सकता है एक Fe आयन। तो जब वो लेके जाता है अंदर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लेके जाता है, और जब बाहर आएंगी, जब CO2 बाहर आएगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आएगी। तो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो अणु है वो ज़्यादा स्थायी होता है किससे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाले से। इसीलिए कभी कभी जब ऐसा होता है कि तुम घर में या कमरे में अंगीठी जला के सो जाते हो, क्या जला के सो जाते हैं? आग जला के सो जाते हैं, तो धुएं होने की वजह से जो दम घुटती है, धुएं होने की वजह से जो दम घुटती है वो इसीलिए घुटती है क्योंकि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो अणु है वो ज़्यादा स्थायी है। क्या है वो? ज़्यादा स्थायी है, और ज़्यादा स्थायी होने की वजह से ही दम घुटने लग जाती है, सांस में पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पाती। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो रक्त में अधिक घुलनशील, घुलनशील का मतलब सॉल्युबल, घुलनशील होती है। समझ गए? विलायक के बारे में समझ गए कि विलायक की प्रकृति में क्या लिखेंगे कि विलायक 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। अब जो आयनिक गैसें हैं वो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती हैं और अनायनिक गैसें अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती हैं। ठीक है, एक चीज लिखेंगे
कि अवशोषण गुणांक के आधार पर गैसों की विलेयता भी देखी जा सकती है। जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वो ज्यादा घुलनशील रहेगी, जिस गैस का अवशोषण गुणांक कम रहता है वो कम घुलनशील रहेगी। ठीक है। दूसरी बात, कुछ गैसें हैं जिनका क्रम ये है, इसको लिख सकते हैं, आगे बात करेंगे फिर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जो भी तुम्हारे पढ़ने वाले हैं, आस पड़ोस के लोग हैं या फिर तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, सबके लिए इस चैनल को भेजो, प्रचार करो थोड़ा सा कि सर ने क्लास चालू कर दी है, पूरा कोर्स मिलेगा। एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीबीएसई वाले टॉपिक्स पे निशान लगाएं, लेसन्स पे निशान लगाएं और वो भी चालू करें, उनमें वो बात ही है। और हम कोशिश यही रहेगी कि हम दोनों मीडियम ही लेके, अब मैं जैसे दोनों मीडियम लेके चल रहा हूँ, तो हम कोशिश यही रहेगी कि दोनों ही मीडियम लेके चलें, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम, जिससे दोनों ही स्टूडेंट्स को पूरी तरह से फ़ायदा हो जाए। फ्री में पूरी क्लास मिल रही है, आराम से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अच्छे नोट्स बनाएं, बुक्स का ध्यान रखें, बुक्स भी पढ़ें और हमें भी देखें। ठीक है, चलो। तो गैसों की विलेयता चल रही थी, गैसों की विलेयता में विलायक का प्रभाव तो हो गया था, विलायक की प्रकृति तो हो गई थी। अब बात करते हैं ताप के प्रभाव की, ताप के प्रभाव की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे ठोस में बात बताई थी मैंने, किसमें? ठोस में जैसे बात बताई थी, तो ठोस में क्या बात बताई थी कि एक ली सेटेलिए नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि यदि ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी उसमें तो वृद्धि हो जाएगी, और अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो वो घट जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। ताप का प्रभाव, ली सेटेलिए के अनुसार ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर गैसों की विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। गैसों की विलेयता घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि उसके जो गैस के जो अणु होते हैं वो हल्के होते हैं, सब जानते हैं। तो गैस के अणु हल्के होने की वजह से क्या होगा? गैसों के जो पानी में या किसी भी विलायक में वो गैसों के जो अणु थे उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, मतलब वो तेजी से गति करने लगते हैं और विलयन के अंदर से सतह की ओर बाहर आने लगते हैं, मतलब नीचे से ऊपर आएंगे और ऊपर आएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। तो विलेयता घटने लगती है, घट जाती है, क्योंकि विलयशील मतलब घुली हुई, विलयशील का मतलब घुली हुई, विलयशील गैस के अणुओं, विलयशील गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समझ गया कॉन्सेप्ट? क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जैसे तुमने चाय बनाने वाली चीज देखी है, चाय कैसे बनाते हैं? चाय बनाई जाती है तो नीचे से आग लगती है। तो तुमने देखा हो जब चाय उबलती है तो पानी नीचे से, मतलब बीच में से तो ऊपर आता है और साइडों में वो गिरने लग जाता है। ऐसे ही अगर गैस के अणु हों और चीज उसको विलायक या विलयन को गर्म किया जाए तो गैस के अणु भी ऊपर आएंगे और ऊपर आते ही वो बाहर हो जाएंगे। इसीलिए ली सेटेलिए ने कहा था कि अगर ताप में वृद्धि की जाए, किसमें वृद्धि करें? ताप में वृद्धि करें तो विलेयता घट जाती है। ठीक है, सीख गए? लिख सकते हैं इसको। फिर आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे।
ठीक है। एक सुनो, अपवाद की उस दिन भी बताया था, एक अपवाद यहां भी सुन लो। अपवाद में दो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। हल्की गैस हैं दोनों। कैसी गैस हैं? हल्की गैस हैं। हल्की गैस हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस जल जैसे विलायकों गैस जल जैसे विलायकों के साथ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दर्शाते हैं। और जब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया दर्शाएंगे तो क्या होगा? ताप में वृद्धि करने पर विलेयता बढ़ जाएगी। अतः इन गैसों के लिए, कौन सी गैस? हीलियम और हाइड्रोजन, इन गैसों के लिए ताप में वृद्धि करने पर विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। विलेयता बढ़ जाएगी। विलेयता बढ़ जाती है। सेम ऐसे ही है। ऐसे ही इसमें ठोस में बताया था मैंने कि ठोस में अगर ऊष्मा शोषी है ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, अगर ऊष्मा क्षेपी है ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। सेम ऐसे ही यहाँ क्यों घट रही थी? क्योंकि विलेयशील जो गैस के अणु थे, जो अणुशील, जो पानी में पहले से ठंडे होने पर घुले थे, वो अगर उसको गर्म किया जाएंगे तो गैस के अणु बाहर आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए इनकी विलेयता कम होगी और यहाँ बढ़ेगी। ठीक है। अब आगे सुनो, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो बढ़िया वाला और लिखना चालू करो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? चलो भाई, ताप का प्रभाव हो गया। अब दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव? दाब का। और यही बात करेंगे हम हेनरी के नियम की। लॉ ऑफ हेनरी, हेनरी के नियम की बात भी की जाएगी। गैसों की विलेयता चल रही थी। गैसों की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसों की विलेयता। ठीक है। दो प्रभावों के बारे में पढ़ दिया था हमने, विलायक और ताप। विलायक की प्रकृति और ताप, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दो के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। आगे सुनो, जब मैंने ठोस की बात बताई थी, किसकी बात बताई? ठोस की बात बताई। ठोस को घोला जा रहा था किसमें? द्रव में। और तुम जानते हैं कि जो ठोस और द्रव अवस्था है, दोनों कौन कौन सी अवस्था? ठोस और द्रव अवस्था, वो दाब से सबसे कम प्रभावी होती, क्योंकि ना तो ठोस संपीड़ित होते हैं दाब की वजह से और ना ही द्रव संपीड़ित हो पाते हैं। तो वहां तो इफेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन गैसों की विलेयता की बात करें
तो दाब सबसे अधिक क्या करता है, प्रभावित करता है। तो सबसे अधिक प्रभावित करता है। कैसे लिखेंगे, गैसों की विलेयता को ताप सबसे अधिक प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है वो सुनो। जैसे एक पात्र ये है, ठीक है, इस पे दाब नहीं डाल रहे, विलायक लगा हुआ है इसमें, ठीक है, और इसमें तुम गैस घोलने लगे। गैस की सतह ये है, मतलब यहां तक क्या है तुम्हारी गैस। दोनों ही आयनिक हैं, ये भी पोलर सॉल्वेंट है और ये भी आयनिक गैस है, ठीक है, दोनों ही, ये भी आयनिक गैस है, दोनों ही। तुम देखेंगे कि जब तक प्रेशर नहीं लगाएंगे, जब तक गैस विलायक के अंदर नहीं जाएगी, जब तक प्रेशर नहीं लगाएंगे विलायक के अंदर गैस नहीं घुसेगी भीतर। अब क्या करें, एक ये ले लिया, पहले तो मात्रा यहां तक थी, वही विलायक द्रव्य ही लिया है। अब इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया दबाने के लिए। तो गैस संपीड़ित होगी नीचे को, कहां जाएगी गैस, नीचे जाएगी, जो भी गैस तुम बोल रहे हैं आयनिक गैस। तो जब आयनिक गैस नीचे जाएगी तो दाब पड़ेगा, और दाब पड़ेगा तो धीरे धीरे विलायक में अंदर जाकर घुलनशील होती हुई चली जाएगी। तो बात यह है, दाब के प्रभाव में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है किसमें, दाब के प्रभाव में। और इस बात को कहने वाले थे हेनरी। इस बात को कहने वाले कौन थे, हेनरी। प्रभावित करती है गैसों की विलेयता और दाब के बीच संबंध को हेनरी ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, हेनरी ने। किसने प्रतिपादित किया था, हेनरी ने। तो अलग से मोस्ट हेडिंग डालो, हेनरी का नियम। मोस्ट है ये लाइन, और इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। डालो हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। तो हेनरी ने बताया था कि किसी विलायक में घुलनशील गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। गैस की मात्रा किसके समानुपाती होती है, उस पर लगाए गए दाब के। दोबारा सुन लो, किसी विलायक में घुलनशील गैस की मात्रा, ठीक है, उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अब मोलन्स भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, मोलन्स भी ले सकते हैं। लिख लो ऐसे ही, किसी विलायक या विलयन विलायक में घुलनशील गैस की मात्रा उस विलयन, यहां विलयन लिख सकते हैं, विलायक भी लिख सकते हैं, उस विलयन की सतह पर लगाए गए
दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। उस पर जो दाब लगाया जाता है वो उसके समानुपाती होती है। एक बात। दूसरी बात, अगर दाब को आंशिक दाब मान लें, क्या मान लें? आंशिक दाब मान लें, मतलब उसी गैस द्वारा लगाया गया दाब मान लें, और जो गैस थी इसके मोल अंश ले लिए जाएं। क्या ले लिए जाएं? मोल अंश ले लिए जाएं, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले इसको लिखो, फिर उसकी बात करते हैं, ठीक है? सुनो, अगर इसके क्या होता है तो गैस के ले लें मोल अंश, गैस के ले लें मोल अंश, और इसका ले लें आंशिक दाब। किसका? उसी गैस का। तो कैसे लिखेंगे? दूसरे नंबर पे, दूसरे शब्दों में, ऑन दी अदर हैंड, दूसरे शब्दों में क्या होता था? यदि गैस के मोल अंश लें तो बिलियन में घुलनशील गैस के मोल अंश उस गैस द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है या होता है, होती है या होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करेंगे। हटा, तो P इज प्रोपोर्शनल होता है एक्स बी। बी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी मोल अंश बताए थे, तो जो x को b का मतलब है बिलेता, बिले का मतलब बिले, या x भी ले सकते हैं सिंगल, यही कर लो। P इज प्रोपोर्शनल होता है x, ठीक है? और P को जब प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। कौन से राशि लाएंगे? तो ले आए KH, ठीक है? और जो KH है वो है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है। कौन? KH, जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसकी प्रकृति पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति का मतलब है जो गैस है वो तुम्हारी आयनिक गैस है या सहसंयोजी गैस है, ठीक है? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन? KH। KH जो है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब बात यह है कि अगर दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता भी बढ़ेगी, और गैसों की विलेयता बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ जाता है। एक बात तुमने देखा होगा कि जब ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच, ओम का नियम पढ़ा है 10 में। ओम का नियम, किसका नियम? ओम का नियम होता है
v इज प्रोपोर्शनल i, और जब v इज प्रोपोर्शनल i में ग्राफ खींचा था तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी। कैसी रेखा प्राप्त हुई थी? एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी। कैसी रेखा आई थी? एक सीधी रेखा। सेम ऐसे ही इन दोनों में ग्राफ खींचेंगे। यहां तो ले लेंगे विलेयता और यहां लेते हैं दाब, या यहां ले लो x और यहां ले लो p। इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाए तब भी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, सीख गए? अब आगे बात करें फिर। ये हो गया। सुनो, k का मान बढ़ने पर, KH का मान बढ़ने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है। ये ध्यान रखना, अगर KH का मान बढ़ाएंगे तो विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि KH बराबर होता है, अब x को नीचे लाएंगे, P अपॉन x। K का मान बढ़ाएंगे तो ये इसकी विलेयता घटती हुई चली जाती है, कम हो जाती है, घटती हुई चली जाती है। सीख गए? स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट ले लो, अपने लिख लो। लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर पड़ता है। स्क्रीनशॉट्स के अलावा तुम अपना एक छोटी कॉपी बनाएं और उसमें पहले कॉपी में लिखें अच्छी तरह से, जैसे मैं लिखा रहा हूँ। फिर सेम टू सेम इसका जो तुम्हारा ऑफिशियल नोटबुक बना रखी है, तुम्हारी असली वाली जो नोटबुक बना रखी है, उसमें धीरे 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 नोट करते हुए चलें सब चीज़ें। ठीक है, सुनो भाई। ठीक है, अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, इसकी दो ही सीमाएं ज्यादातर काम आती हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं, दो ही सीमाएं ज्यादातर काम आती हैं। पहली है दाब अधिक ना हो, मतलब जब तुम घोल रहे हैं गैसों को हेनरी के लॉ के हिसाब से, तो जो दाब है वो अधिक होना नहीं चाहिए और ना ही ताप अधिक होना चाहिए, ताप भी अधिक ना हो। चलो तीसरी भी लिख लो, गैस की विलेयता गैस की विलेयता विलायक की विलेयता से क्या होनी चाहिए? विलायक की विलेयता से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट डालें और सीधा घुल जाए, ऐसा नहीं हो, धीरे धीरे वो घुलना चाहिए। जैसे जैसे तुम दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही वो धीरे धीरे घुलना चाहिए, तभी तो हेनरी का लॉ आएगा निकल के। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। हाँ, और आते ही जैसे ही तुम क्लास चालू करें शेयर कर दिया करो, जो भी क्लास लेने वाले हैं सबके लिए शेयर कर दो, और सबको जो अपने दोस्त हैं उन सभी को कह दो कि शेयर कर दें, लाइक कर दें वो भी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। हो गया? हाँ, नोट्स बनाते हुए चलना, ये सबसे बेटर बात है कि तुम नोट्स बनाते हो 2 कॉपी बनाओ। केमिस्ट्री की 2 कॉपी बनानी है तुमको। एक तो बनानी छोटी वाली, छोटी वाली का मतलब एक एक लेसन आ जाए। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसकी वो वाला काम होगा छोटी कॉपी में। ठीक है, वो वाला काम किस में करना है? छोटी कॉपी में। उस छोटी कॉपी से ही बड़ी कॉपी में नोट्स बनाए
जाएंगे। जैसे जैसे मैं लगाऊँ समझ समझ के आराम से उसमें नोट्स करें, क्योंकि अभी तुम्हारा सिलेबस चालू हुआ है, खूब आराम से काफ़ी महीने हैं तुम्हारे पास, तो धीरे धीरे हम भी लेसन को कंप्लीट करते चलेंगे और पूरा सिलेबस तुम्हें पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।